वेलकम बैक दोस्तों, माय नेम इज़ अंकित भंडारी और आज हम लेक्चर 4 के अंदर आ चुके हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने कल पढ़ा था। कल अगर आप लोगों को याद हो, लेट अस रिवाइज सम टॉपिक्स। कल हमने क्या समझा? हमने पहले देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या चीज़ें कवर होती है। एट द सेम टाइम हमने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या था? कॉन्ट्रैक्ट दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है अग्रीमेंट, एक होता है एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। अब अग्रीमेंट भी हमने कल समझा। अग्रीमेंट क्या होता है? अग्रीमेंट भी दो चीज़ों से बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। राइट फ्रेंड्स, इसके अलावा कल हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग ऐसे पॉइंट्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा मौजूद होने चाहिए, तभी एक कॉन्ट्रैक्ट को हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। राइट, हमने उसके अंदर कल 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। पहला पॉइंट, 2 और मोर पार्टीज, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम 2 लोग होने चाहिए। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसके लिए कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। सेकंड हमने डिस्कस किया था पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हमें ऑब्जेक्टिव पूरा करना है वो ऑब्जेक्टिव पूरा करना पॉसिबल होना चाहिए। दैट मीन्स अगर वो पॉसिबल नहीं है और हमने उस पर कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अब ऑफर क्या था? टू डू समथिंग या फिर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। राइट, एंड एक्सेप्टेंस क्या था? जो ऑफर मिला है उस ऑफर को एज इट इज विद ऑल इट्स टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना, दैट वाज एक्सेप्टेंस। इसके बाद में जो हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, जिसमें हमने एक चीज़ समझी थी कि एक फैमिली के अंदर अगर कोई प्रोमिसेस हो रहे हैं वहाँ पर कोई भी इंटेंशन मौजूद नहीं होता है, लीगल इंटेंशन नहीं होता है कि हम लीगली एक दूसरे को बाइंड करें। इसीलिए फैमिली अरेंजमेंट्स में कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। राइट, इसके बाद में हमने नेक्स्ट पॉइंट समझा था कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट क्या था? जिन लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो लोग लॉ की नज़रों में वैलिड होने चाहिए, वो लोग लॉ की नज़रों में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के काबिल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, इडियट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। राइट फ्रेंड्स, आइए आज हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग 5 पॉइंट्स ऑफ एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं हम जो हमारे लिए 6 पॉइंट है, दैट इज फ्री कंसेंट। अब दोस्तों सुनिएगा, कंसेंट का मतलब जब हम हमारी हाँ भर रहे हैं, जब हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए तैयार हैं। राइट, बट वो तैयार होना वॉलंटरीली होना चाहिए। अब देखिए दो चीज़ें होती है, एक होता है इनवॉलंटरी, एक होता है वॉलंटरी। इनवॉलंटरी कब होता है? जब हमने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हुए। और वॉलंटरी कब होता है? जब हम अपनी इच्छा से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर इनवॉलंटरी का, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कोअर्जन से एंटर हुआ है, किससे? सही से देखिएगा ये वर्ड, कोअर्जन। कोअर्जन क्या होता है? जब हमने किसी को मारपीट करके कॉन्ट्रैक्ट किया या फिर हमने मारपीट करने की धमकी दी है और उस बेसिस पे हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया, तो वो होता है कोअर्जन। या फिर हमने कोई भी चीज़ मिस रिप्रेजेंट की, या फिर हमने कोई फ्रॉड किया, या हमसे कोई मिस्टेक हो गई, और या फिर हम हमारी कोई पोस्ट का फ़ायदा उठा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बीइंग इन इंडिया हम सबको पता होगा। चच्चा हमारे विधायक हैं, आप लोगों ने सुना होगा, इसके ऊपर कई बार मीम्स भी शेयर होते हैं। राइट, चच्चा हमारे विधायक है का मतलब क्या है कि एक पर्सन बता रहा है मेरे पास एडवांटेजेस पोजीशन है ओवर द अदर पर्सन, इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में इनमें से कोई पॉइंट मौजूद है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट हमने अपनी इच्छा से एंटर किया है, हम अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहे हैं,
तो हम उसे बोलेंगे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट में फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। देन 7th पॉइंट जो हमारा है दैट इज अग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। ये पॉइंट समझने से पहले हम देखते हैं कि वॉइड का मतलब क्या होता है। वॉइड इज नथिंग बट जस्ट द ऑपोजिट ऑफ वैलिड। इसका मतलब जब हम बोलते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, दैट मीन्स उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, लॉ की नज़रों में वो कॉन्ट्रैक्ट कोई वैल्यू कैरी नहीं करता। राइट फ्रेंड्स, वॉइड को हम एक और चीज़ बोलते हैं, शून्य, ज़ीरो। वॉइड का मतलब वो चीज़ नल है, नल। नल मीन्स ज़ीरो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। राइट। सो अगर कोई अग्रीमेंट एक्सप्रेसली लॉ ने बोल दिया कि ये टाइप के अग्रीमेंट्स जो है या एक्स टाइप के अग्रीमेंट्स है वो वॉइड है, दैट मीन्स हम उन अग्रीमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। राइट फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कॉन्सेंसस एड इडम। सही से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसके ऊपर सीएमए के अंदर चांसेस बनते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस का या फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन का। इस पॉइंट के ऊपर क्या होता है कॉन्सेंसस एड इडम। कॉन्सेंसस एंड इडम का मतलब बहुत सिंपल है। ये कहता है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं वो सब लोग कॉन्ट्रैक्ट के सारे पॉइंट्स को सेम तरीके से सोच रहे हैं, दैट इज दे आर थिंकिंग विद द सेम फ्रेम ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक्स पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता हूं कि मैं अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता हूं। अब अगर एक्स पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने को तैयार है बट ही इज थिंकिंग कि वो अपनी बिल्डिंग को बेचेगा मुझे। अब देखिए यहां पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मैं अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता हूं, इसीलिए मैं एक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं। बट एक्स पर्सन क्या सोच रहा है कि वो भी अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता है, इसलिए वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या हम दोनों ने सेम चीज़ें सोची? नहीं। अगर हम सेम चीज़ें नहीं सोच रहे हैं तो वो पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए इनवैलिड बन जाता है। दैट मीन्स वहां पर कॉन्सेंसस एड इडम नहीं अवेलेबल है। राइट फ्रेंड्स। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ये पॉइंट आपके लिए वापस आगे भी डिटेल में आएगा, बट अभी हम इसको एक बार बेसिक डिस्कशन में लेते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने हैं हमें, वो ऑब्जेक्टिव्स लॉ की नज़रों में वैलिड होने चाहिए, वो लॉ के हिसाब से सही होने चाहिए। राइट। एंड एट द सेम टाइम उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के अगेंस्ट में जो कंसिडरेशन मिल रहा है वो कंसिडरेशन भी हमारे लिए वैलिड होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं दो लोगों का, पर्सन एक्स एंड पर्सन वाई। अब देखिए हम यहाँ पे 3 सिचुएशन डिस्कस करेंगे। सिचुएशन 1, जब ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है। सपोज एक्स ने बोला वाई को कि इफ यू मर्डर जेड पर्सन I will pay you ₹1,00,000। अब देखिए कोई काम करने के बदले 1,00,000 रुपए मिल रहे हैं, दैट मीन्स कंसिडरेशन 1,00,000 रुपए है, वो तो एकदम सही है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1,00,000 रुपए मिल सकते हैं हमें काम पूरा करने के लिए। बट जो काम करना है वो काम क्या है यहाँ पर? मर्डर। क्या मर्डर लॉ की नज़रों में सही है? नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो डिफीट हो गया। मर्डर करना इज इनवैलिड, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेकंड सिचुएशन। एक्स प्रॉमिसेस टू कंप्लीट अ टास्क इफ हिज फ्रेंड इज मर्डर्ड बाय जेड। अब देखिए दोस्तों, हमने अगेन एग्जाम्पल वैसा ही लिया है बट थोड़े से ट्विस्ट के साथ। वो ट्विस्ट क्या है? एक्स पर्सन ने बोला मैं ये काम करूंगा,
बट उसके अगेंस्ट में आप z का मर्डर करोगे। ये x ने किसको बोला? y को। अब देखिए x का जो ऑब्जेक्टिव था कोई काम करने का वो तो वैलिड है लीगली, बट उसके अगेंस्ट जो उसे कंसिडरेशन चाहिए वो कंसिडरेशन क्या है? z का मर्डर। क्या वो कंसिडरेशन वैलिड है लॉ के लिए? नहीं, मर्डर करना लॉ के लिए वैलिड नहीं है, लॉ में वो इनवैलिड है। दैट मीन्स यहाँ पर कंसिडरेशन अनलॉफुल है, और जहाँ पर कंसिडरेशन अनलॉफुल हो गया वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया, राइट? अब तीसरी सिचुएशन की हम बात करते हैं। X promises Y to pay ₹1 lakh if Y brings him a pizza। अब देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या है? Y को पिज्जा ला के देना है X के लिए। सिंपल ऑब्जेक्टिव। क्या ये इलीगल है? नहीं, ये एब्सोल्युटली वैलिड है। और इसके अगेंस्ट कंसिडरेशन क्या मिल रहा है? ₹1 लाख। क्या वो कंसिडरेशन इनवैलिड है? नहीं, वो भी वैलिड है। तो यहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव और कंसिडरेशन दोनों लॉ की नज़रों में एकदम सही है। दैट मीन्स अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, राइट फ्रेंड्स? फिर दोस्तों हम देखते हैं हमारा लास्ट एसेंशियल एलिमेंट, जिसका नाम है कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज। इसका क्या मतलब है दोस्तों? ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उस कॉन्ट्रैक्ट में जो जो लीगल फॉर्मेलिटीज एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होनी चाहिए वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी अगर होती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई घर खरीद रहे हैं तो हमें उसमें एक डीड साइन करनी ज़रूरी है, सेल डीड जिसे हम बोलते हैं, राइट? अब डीड साइन होने के बाद रजिस्ट्रार के पास उसकी रजिस्ट्री कंपलसरी है। अगर हमने रजिस्ट्री नहीं करवाई तो क्या वो डीड, वो सेल डीड वैलिड हुई? नहीं दोस्तों, वो सेल डीड वहाँ पर वैलिड नहीं हुई। रीज़न बीइंग उस सेल डीड को रजिस्टर हमने नहीं करवाया, विच वॉज अ कंपल्शन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट वॉज अ पार्ट ऑफ कंप्लायंस ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, राइट? सो लीगल फॉर्मेलिटीज सारी पूरी करेंगे तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं, राइट दोस्तों? सो दोस्तों आज हमने देखा, हमने 5 पॉइंट्स जो रिमेनिंग थे हमारे एसेंशियल्स के वो डिस्कस किए। सबसे पहला पॉइंट था फ्री कंसेंट, सेकंड पॉइंट अग्रीमेंट्स नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, थर्ड consensus ad idem, fourth lawful object and consideration, and fifth compliance of legal formalities। इन्हीं पॉइंट्स को कवर करते ही हमने एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर लिया है, राइट दोस्तों? अब देखिए अगर हम सीएमए की बात करें, सीएमए में एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर काफ़ी बार छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एमसीक्यू पैटर्न के क्वेश्चंस आ जाएंगे जिसमें आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दे दी गई हो और फिर आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा एसेंशियल एलिमेंट डिफीट हो रहा है या कौन सा एसेंशियल एलिमेंट उसमें अवेलेबल है, राइट? इसीलिए हमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पता होने बहुत ज़रूरी है। ओके दोस्तों, अब हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ते हैं, कल हमने डिस्कस भी किया था इस बारे में, दैट वाज एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या है? एनफोर्सिएबिलिटी सिंपली मीन्स कि हमारे पास किसी भी चीज़ में लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? लीगल रेमेडी अवेलेबल होनी चाहिए। लीगल रेमेडी का मतलब क्या हुआ? दैट अगर एक पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया या फिर कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे नहीं किए, इन दैट केस हम कोर्ट में जा सके और उस पर्सन से वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करवा सके या फिर पूरा ना होने के कारण जो हमारा लॉस हुआ है उसकी हम भरपाई करवा सके, राइट? अब सोर्स क्या है इस एनफोर्सिबिलिटी का? ये एनफोर्सिबिलिटी आ कहाँ से रही है? तो दोस्तों ये एनफोर्सिबिलिटी आती है एसेंशियल एलिमेंट से।
एसेंशियल एलिमेंट्स बोले तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए 10 पॉइंट्स, राइट। ये एसेंशियल एलिमेंट्स अगर पूरे होते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है एंड तभी उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ ओके दोस्तों, आज हमने 2 कंसेप्ट समझे। हमने रिमेनिंग 5 पॉइंट समझे एसेंशियल एलिमेंट्स के, एंड हमने समझा कि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का ओरिजिन कहाँ से है या वो कहाँ से फ्लो होता है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करना शुरू करेंगे डिटेल्ड प्रोविजंस, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो हमारे कोर्स में भी है, जैसे कि यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, काफ़ी तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे सिलेबस का पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।